छे પેલા વિશાલ લેકે आज के को करते हैं तो छे कान वाला लगा, अच्छा योग होता रहे। हेडफोन दे दो बे, हेडफोन का 8:30 बजे क्लास चालू होगा। 7 बजे को चलाओ। तो आज पूछेगा तो गैस की दाम प्रणाम, नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप लोगों को भस्म बताने के लिए आया है। भस्म है ना, ये आयुर्वेद बहुत ही अच्छी है, जो ना वाजिका के रूप में प्रयोग किया जाता है और रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो त्रिवंग भस्म, 3 इसमें धातु रहते हैं, उनके भस्म को मिलाया जाता है। तो सबसे पहले है कि नाग भस्म लेते हैं, बंग भस्म लेते हैं और यशद भस्म लेते हैं। इन तीनों को मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद में अलग अलग विधि है। सिद्ध योग संग्रह में अलग विधि बताई है और दूसरे ग्रंथों में अलग विधि बताई है। जो सिद्ध योग संग्रह में बताई है वो मैं बता रहा हूँ कि त्रिवंग भस्म कैसे बनाते हैं। तो पहले शुद्ध नाग भस्म ले लेते हैं। शुद्ध क्या हुआ, शोधन और मारण क्या हुआ। फिर शुद्ध वंग भस्म ले लेते हैं, शुद्ध यशद भस्म ले लेते हैं, उनको सम प्रमाण में लेके और फिर ना ऐसे घोटते जाते हैं। घोटते घोटते फिर क्या करते हैं कि इसमें हल्दी डालते हैं। थोड़ा हल्दी डालने के बाद फिर घोटते जाते हैं, मर्दन संस्कार करते जाते हैं। उस तरह से पीले रंग का भस्म तैयार हो जाता है और इसको त्रिवंग भस्म बोलते हैं। उसमें और क्या करते हैं कि हल्दी का काढ़ा लेते हैं और उसकी भावना देते हैं। उसके बाद में कुमारी स्वरस की भावना देते हैं। ऐसे 14 भावना देते हैं। 14 भावना देने के बाद फिर उसको क्या करते हैं कि एक मिट्टी का मटका जो छोटा रहता है उसमें ये भस्म डालते हैं, उसको मुल्तानी मिट्टी और कपड़े से पूरा करके और फिर उसको गजपुट देते हैं। गजपुट देने के बाद वह पूरा निरुद्ध इस तरह का भस्म तैयार हो जाता है और इसका रंग जो रहता है वो पीला कलर का होता है, क्योंकि हल्दी की भावना दी है, कुमारी की भावना दी है, तो वो पीले रंग का भस्म तैयार हो जाता है। और मतलब जो गंदा पीला कलर होगा, कुछ अलग तरह का पीलापन आ जाता है। इस तरह से ये त्रिवंग भस्म तैयार हो जाता है। तो यह जो है त्रिवंग भस्म, इसका मात्रा अगर देखेंगे तो 1 रत्ती से 2 रत्ती, ज्यादा से ज्यादा 1 रत्ती। कुछ लोग तो वैद्य लोग ना 1/4 रत्ती का भी प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो त्रिवंग भस्म का उपयोग क्या क्या होता है, तो और इसका अनुपान जो है अलग अलग व्याधि के हिसाब से अलग अलग होता है। वो मैं अनुपान के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इसका काम क्या होता है। तो त्रिवंग भस्म जो रहता है वो शक्तिदायक रहता है। किसी भी इंसान को अगर हम त्रिवंग भस्म खिलाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा ताकत आ जाता है, नपुंसकत्व दूर हो जाता है। फिर यह स्नायु और सिराओं को ताकत दे देता है। स्नायु का मतलब है कि लिगामेंट्स और टेंडन्स को ये ताकत देता है और आर्टरीज वेन्स को ये ताकत दे देता है, क्योंकि इसका प्रभाव रहता है विशेष रूप से। इसी तरह से जो मेह के रोगी रहते हैं, जैसे इक्षु में ही हो गए, कफज प्रमेह के रोगी हो गए, इक्षु में हो गए, लाला में हो गए, पित्तज प्रमेह में हरिद्र में के हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि रोगी को ना मूत्रोत्सर्ग की शंका होती है और मूत्र की उत्पत्ति ज्यादा होती है। मतलब मूत्रोत्सर्ग मतलब बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और बार बार आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, इस तरह की कंडीशन आ जाती है। तब इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं त्रिवंग भस्म का, तो यह सार किट विभाजन अच्छा कर देती है, इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन अच्छा करती है। सार किट विभाजन अगर अच्छा होगा तो आविल मूत्रता, बहुमूत्रता आएगा ही नहीं। तो प्रमेह की संप्राप्ति में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर मधुमेह हो जाता है तो उसमें भी जब ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं, जैसे किडनी फेलियर होने लगता है या फिर गैंग्रीन होने लगता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है या डायबिटिक मैकुलोपैथी होती है, गैंग्रीन होता है, अलग अलग जब कंडीशंस होती हैं वहां पर धातुओं की शिथिलता को दूर करना है, धातुओं को ताकत देना है, धातुओं की दुर्बलता को ठीक करना है। ऐसा कुछ तो दवाई चाहिए जो तीनों मतलब बहुत सारे मल्टीपल कार्य करे। और दूसरा है कि धात्वग्नि को भी बढ़ाए। तो ये धात्वग्नि को कैसे बढ़ाता है कि यह जितने भी मतलब जो एंजाइम सीक्रेट करने वाले ये रहते हैं, सेल्स रहते हैं, उनको ये ताकत देता है। मतलब अल्टीमेटली ये होता है कि धात्वग्नि जो रहती है वो प्रदीप्त हो जाती है, क्योंकि ये सेल्स को ताकत देता है। जब धात्वग्नि प्रदीप्त हो जाएगी तो सार किट विभाजन अच्छे से होगा। सूक्ष्म लेवल पे अगर धातु अच्छे से बनेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि प्रमेह की संप्राप्ति ठीक होने लगती है, क्योंकि वहां पे बद्ध और अबद्ध मेद जो है
और कफ दोष है वह उनका पाचन होने लगता है, क्योंकि अग्नि ठीक हो जाता है, अग्नि प्राकृत होता है, धातु अग्नि प्राकृत हो जाता है, तो फिर अपने वो संप्राप्ति भंग होने लगती है, और जो सड़न की प्रक्रिया है शरीर में जो सड़ रहा है क्लेश की वजह से वह ठीक हो जाता है, धातुओं की शिथिलता कम हो जाती है, धातुओं की दुर्बलता ठीक हो जाती है। इसलिए प्रमेह में इसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी मधुमेह की वजह से जो संधिवात हो रहा है, मतलब जॉइंट पेन होने लगता है, उसमें भी अगर त्रिभंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। ये मतलब पेन किलर के रूप में भी फायदा होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है, सिराओं को ताकत, मैंने पहले ही बताया कि सिराओं को, आर्टरीज और वेन्स को ताकत देता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है, टेंडन्स को ताकत दे देता है। तो इसीलिए, और ये एक तरह से रसायन द्रव्य है, ताकत देता है और तुरंत ही फायदा करता है, इजिली एब्सॉर्बेबल होता है क्योंकि गजपुट दिया हुआ है। इसीलिए ना इसको हम जब देते हैं मधुमेह और अर्थराइटिस रहा तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। मधुमेह और सरदर्द रहा, मधुमेह और पेट दुखना, ऐसे कहीं पर भी शूल है मधुमेह की वजह से, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। और अगर मधुमेह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रमेह पीड़िका हो जाती है, तब त्रिभंग भस्म और नाग भस्म दोनों मिक्स करके देते हैं। मतलब नाग तो इसमें डाला ही है त्रिभंग में, लेकिन नाग और डाल के जब देते हैं तो प्रमेह पीड़िकाएं जो रहती है, मतलब जिसको हम गैंग्रीन बोलते हैं या डायबिटिक वुंड बोलते हैं, उन सब में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से त्रिभंग भस्म अगर देखेंगे तो ये उत्तम वाजीकर है, क्योंकि इसमें 3 धातुओं के भस्म है। एक तो यशद भस्म है, ऊपर से वंग भस्म है और नाग भस्म है, इसलिए इसको 3 वंग, त्रिवंग, त्रिवंग इस तरह से इसको हम लोग जानते हैं। और इसका ना नपुंसकता में बहुत ज्यादा उपयोग रहता है, क्योंकि पुरुषों में अगर देखा जाए, हम लोग पहले पुरुषों का देखेंगे फिर स्त्रियों का देखेंगे, दोनों तरह की इनफर्टिलिटी हुआ, नपुंसकता हो गया, क्लैब्यता हुआ, उसमें इसका काम होता है। पुरुषों की तरफ अगर हम देखते हैं तो अगर वीर्यपात बहुत ज्यादा हो रहा है, उनको नाइट फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, या गलत आदतों का संगति हो गया है, और शुक्र बहुत ज्यादा निकलता है, और अति स्त्री सेवा करने की वजह से या फिर शुक्र निकलने की वजह से स्नायु जो रहते हैं बहुत ज्यादा ढीले पड़ जाते हैं, लूज पड़ जाते हैं, तो बार बार उनको ना स्वप्नावस्था में नाइटफॉल होता है, बार बार होता है, और उनका धातु जो रहता है एकदम पानी की तरह हो जाता है, 2 सेकंड में ही निकल जाता है, तो उनमें ना वो वीर्य को धारण करने की भी शक्ति नहीं रहती है। ऐसा प्री मैच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं। और फिर काम की इच्छा जो रहती है, जैसे अग्नि रहता है वो प्रदीप्त होता है, इसी तरह से काम की भी इच्छा बहुत ज्यादा प्रदीप्त होती है, तो वह अतृप्त जो शरीर रहता है वो और भी शुक्र धातु का क्षय करता है, और फिर से वो जो भी खाएगा और वो सूखते भी जाएगा, क्षयात्मक संप्राप्ति होती है। और इसकी वजह से नपुंसकता आ जाती है। जब उसकी शादी होती है पुरुष की, तो अपनी वाइफ के साथ जब करना होता है तो उसके पहले ही वो फ्यूज उड़ जाता है, मतलब 2 मिनट में उसका शुक्र निकल जाता है, ऐसे कंडीशन आ जाती है, तो फिर उसको बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है, और उसके पार्टनर को भी बहुत होता है कि मेरा पति को तो तुरंत ही शुक्र निकल जा रहा है। तो इसके वजह से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, बहुत सारे डिवोर्स केसेस आप लोग देखेंगे, तो यह एक कारण होता है कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है अपनी वाइफ को, और फिर वाइफ को नहीं मिलेगा तो वो करेगी क्या। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसे कंडीशन वाले पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो त्रिभंग भस्म का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, और वो भी 1 रत्ती से 2 रत्ती, 2 रत्ती से ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये पचना भी चाहिए हमारे बॉडी में, तो यह तुरंत ही ये जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है उसको ये ठीक कर देता है। पुरुषों का जो स्नायु रहते हैं, या फिर हम लोग अगर टेस्टिकल्स का वो देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, तो वास्ट डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, फिर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, उन सबको ये ताकत दे देता है। शुक्र वाहिनी नलिकाओं को ताकत दे देता है, स्नायु को ताकत देता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। तो इसलिए इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं पुरुषों के नपुंसकता में तो बहुत अच्छा फायदा। वो नपुंसक परमानेंट नहीं होते, वह अपने विकृत कार्य की वजह से ही, मतलब मैथुन, अति मैथुन की वजह से जो टेम्पररी नपुंसकता आती है, उसमें त्रिभंग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जिनको ना स्वप्नावस्था में नाइटफॉल होने की तकलीफ होती है, ये बहुत बच्चों में कॉमन रहता है, बड़ों में भी कॉमन रहता है, कि वो सोते सोते ही उनका मन इतना विकृत हुआ रहता है कि वो सपने में ही देखते हैं कि हमारे कोई स्त्री के साथ संभव, मतलब संबंध हो रहे हैं, छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो बात करते करते ही शुक्र निकल जाता है, और उसमें मन दुर्बल रहता है, वो जितेंद्रिय नहीं रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोगों ने त्रिभंग भस्म का प्रयोग कर दिया तो ये सारा एकदम ठीक हो जाता है, क्योंकि स्नायुओं में ताकत आ जाती है, शुक्र धातु अच्छा बनने लगता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो बोलते हैं वो अच्छा बनने लगता है, और मतलब पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको शुक्र क्षय इतना ज्यादा हो गया था कि आंखें पूरा इधर गड्ढा हो गया था, तबियत एकदम सूख गई थी, और बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, ओज जो था वो वह भी कम हो गया था, मतलब निस्तेज हो गए थे। उन सारे कंडीशन में मैंने त्रिभंग भस्म का प्रयोग किया,
बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, पेशेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं और उनको वो जो इधर उधर जो खानदानी आयुर्वेदिक दवाखाना वाले जो रहते हैं ना, तंबू वाले, उनके पास भी जाते हैं, वहां उतना अच्छा परिणाम नहीं आता, क्योंकि हम लोग डायग्नोस करके अच्छी दवाई देते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से स्त्रियों का अगर इनफर्टिलिटी देखें, स्त्रियों में जो बांझपना आ जाता है, वंध्यापन आ जाता है, उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ गर्भाशय में स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति होती है, योनि मार्ग में स्त्रोतोरोध रहता है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी आई रहती है, या फिर वहां पर क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है, मतलब वो अच्छे से विकसित नहीं हुए रहते हैं, तो ज्यादातर हम लोग पुष्प धन्वा रस देते हैं, ठीक है, वो हम लोग दे रहे हैं। लेकिन अगर त्रिभंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो यह पुष्प धन्वा रस जैसा ही पैरेलल बहुत अच्छा काम करता है, कि जो भी मतलब विकास नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है, नॉर्मल जो यूट्रस का फंडस होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, ओवरीज, ये जब अगर नहीं बना है तो यह त्रिभंग भस्म का अगर सेवन करा दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यह मतलब मेंसेस को भी अच्छा कर देता है, त्रिभंग भस्म का प्रयोग हम लोग करते हैं, यह वाजीकर भी है, आर्तव जनन भी है, आर्तव जनन की प्रक्रिया को ये प्राकृत करता है, मतलब जो भी एंडोमेट्रियम का जो ये रहता है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हर महीने में होना चाहिए और रेगुलर मेंसेस आना चाहिए, तो वहां पर एंडोमेट्रियल लेयर को ताकत देना, मायोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, इन सबको जो ताकत देने का काम रहता है वह, क्योंकि ये इसका प्रभाव रहता है कि ये जननेंद्रियों को ताकत देता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी बहुत ज्यादा ताकत देता है, इसीलिए ना इसका प्रयोग करते हैं। अगर ओवरीज का ग्रोथ भी अच्छा से नहीं हुआ है, फॉलिकुलर इमेच्योरिटी रहती है, ग्राफिन फॉलिकल हो गया, या फिर मतलब इमेच्योर फॉलिकल से वो एग रप्चर होके नहीं आ रहे बार बार, ये जो प्रोसेस है कि एग का निकलना ये प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या फिर एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल नहीं कर पा रहे, जब हम त्रिभंग भस्म का प्रयोग करते हैं तो वो रप्चर भी अच्छे से होने लगता है, फॉलिकुलर स्टडी में दिखता है कि त्रिभंग भस्म से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से एएमएच वैल्यू जब रहता है, एंटी मलेरियन हार्मोन अगर कम रहता है और हम लोगों ने त्रिभंग भस्म का प्रयोग कर दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसमें स्नेहन की अपेक्षा रहती है, स्नेहन करा दीजिए, फल घृत हो गया, काश्मीरी घृत हो गया, उसी तरह से कुमारी ऐसा हो गया, अशोकारिष्ट हो गया, द्राक्षासा हो गया, द्राक्षारिष्ट हो गया, द्राक्षाधिघृत हो गया, बहुत सारी दवाइयां हैं, स्त्री रसायन घृत करके एक आता है, वो सब मेडिसिन दे के स्नेहन करते हुए त्रिभंग भस्म का प्रयोग अगर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है, ओवुलेशन अच्छा होने लगता है, ओवुलेटरी साइकिल अच्छे होने लगता है, और उसमें जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ल्यूटियल फेस होता है, अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं वह एकदम अच्छा होता है, प्राकृत कर देता है, इसलिए इसका महत्व है त्रिभंग भस्म का। गायनेकोलॉजिस्ट जो रहते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं और रिजल्ट अच्छा आता है। उसी तरह से यह स्त्रियों के अतीन्द्रिय जो रहती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं, इंटरनल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं, उनको ये शक्ति देते हैं। जिन लोगों को ना हैबिचुअल एबॉर्शन की ये रहती है, हिस्ट्री रहती है कि बार बार एबॉर्शन हो रहा है, गर्भाशय जो होता है वो गर्भ को धारण करके टिका के नहीं रख पाता है 9 महीने, बार बार उनको वायु का प्रकोप हुआ रहता है, और एंडोमेट्रियम मतलब पूरा यूट्रस जो रहता है वो बहुत वीक रहता है, वो गर्भ को धारण नहीं कर पाता है, और बार बार ये मिस्ड एबॉर्शन होता है, थ्रेटन एबॉर्शन होता है, या फिर हैबिचुअल एबॉर्शन होता है, ऐसे कंडीशन होते हैं। तो उन सब में अगर हम लोगों ने त्रिभंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो यह जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय और इंटरनल पूरा गर्भाशय, इन सबको ताकत दे देता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको ना मीनार के होने के पहले ही स्त्रीत्व आ जाता है, मतलब उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट ज्यादा होने लगते हैं, और पूरा मतलब हार्मोन इम्बैलेंस हुआ रहता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि उनको ना बहुत ज्यादा ना जो यूट्रस में पेन हुआ रहता है, वाइट डिस्चार्ज से कुछ तो निकल रहा होता है, वो 12 ईयर्स मीनाके का टाइम नहीं है, उसके पहले ही जब वो 6-7 साल की है या 8 साल की है, तभी आप, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको व्हाइट व्हाइट कुछ तो निकल रहा होता है योनि प्रदेश से, तो उसमें क्या चिकित्सा देना है, तो उसमें त्रिभंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो हार्मोन जो इम्बैलेंस हुए हैं वह भी बैलेंस हो जाते हैं। और दूसरा है कि कभी कभी ना छोटी बच्चियां रहती हैं, वो लोग मतलब इलीगल रिलेशनशिप, आजकल तो ये ट्रेंड चल गया है कि बॉयफ्रेंड के साथ रहना है और सारा कुछ कर लेना है, विवाह करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और उनको ना गर्भपात भी करा लेते हैं, क्योंकि उनको आदत रहती है कि बार बार मैथुन करो और पार्टनर चेंज करो, और ये बॉयफ्रेंड फिर ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड फिर ब्रेकअप, तो ये सब की वजह से क्या होता है ना कि गर्भ जो रहता है वह बार बार निकाल रहे हैं, तो वायु का प्रकोप हो जाता है, और ये मतलब बर्निंग टॉपिक है कि आजकल ऐसा हो रहा है, बहुत सारे ये केसेस आ रहे हैं कॉलेजेस में,
क्योंकि आजकल का जमाना बदल गया है, हम जमाने को नहीं सुधार सकते। एज ए डॉक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसे कंप्लेंट लेके आए कि हमारा बार बार ये हो रहा है, मतलब बार बार कंसीव हो रही है, फिर वो एबॉर्शन करा रही है, तो गर्भाशय जो कमजोर हो गया है उसको ताकत देने के लिए त्रिभंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है, और गर्भाशय को ये ताकत दे देता है, कार्य क्षमता बढ़ा देता है, मतलब उसको प्राकृत अवस्था में ला देता है। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि काम की इच्छा बहुत ज्यादा होती है स्त्रियों में, इतना ज्यादा उनको मतलब एक्टिवनेस आ जाता है, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि ना उनके मतलब वो उनको अगर वो चीज नहीं मिले, पार्टनर का अगर संबंध नहीं हुआ, तो उनको ना वहां से वाइट डिस्चार्ज टाइप कुछ कुछ निकलने लगता है, कुछ कुछ पतला स्त्राव निकलने लगता है। मतलब ये ऐसा पाया जाता है, ऐसा प्रैक्टिस में पाया जाता है। तो इसमें थोड़ा भी मन में कुछ विचार है कि कुछ तो ऐसे लिक्विड आने लगता है और व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है, मतलब स्त्री का शुक्र स्खलित होता है, ऐसे शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे, और ये कुछ ज्यादा ही स्त्राव होने लगता है, प्राकृत नहीं रहता, विकृत रूप से ज्यादा स्त्राव होने लगता है। तब जैसे पुरुषों का जो शुक्र निकलने लगता है जिसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, इसी तरह से स्त्रियों में भी ऐसे जब हो रहा है तो वो कंडीशन में भी अगर त्रिभंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि ऋतुकाल नहीं है और उसके पहले ही अगर मैथुन हो गया, क्योंकि बच्चियों को ऐसे आदत होती है कॉलेज गोइंग गर्ल्स को, तो उसके पहले ही हो गया अगर, तो अगर मैथुन हो गया तो वो ना गर्भाशय विकृत हो जाता है, बहुत तरह से कंडीशन रहती है, तो उसमें ना बहुत ज्यादा थकावट होने लगती है, योनि मुख से जो मेंसेस आना चाहिए वो भी विकृत होने लगता है। मैं ये सारा विकृत विकृत बता रहा हूँ, प्राकृत नहीं बता रहा हूँ, सारा विकृत अवस्थाएं बता रहा हूँ। तो उसमें ना कंटिन्यू ना वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, फिर डिसमेनोरिया होने लगता है, कमर दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा ना वो परेशान रहती है, क्योंकि ना मेंसेस मेंस्ट्रुअल पीरियड आने के पहले ही संभोग हुआ रहता है, कुछ दिन पहले ही, जब ओवुलेटरी साइकिल नहीं है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, उसी टाइम पे अगर संभोग हो रहा है और वो भी कम अवस्था में हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो उसके वजह से बहुत सारे ऐसे पैथोलॉजिकल कंडीशंस आती है, संप्राप्ति हो जाती है। तब ना वो जो स्त्राव आ रहा है विकृत स्वरूप का, उसको ठीक करने के लिए त्रिभंग भस्म का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या करता है, गर्भाशय को बल देता है, और जो भी इम्बैलेंस हुआ है उसमें वायु का भी प्रकोप हुआ है, पित्त का भी प्रकोप हुआ है, कफ का भी प्रकोप हुआ है, उन सब अवस्थाओं में त्रिभंग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर स्नायु में और शिराओं में अगर वायु का प्रकोप हो गया है और उसके वजह से ना बहुत ज्यादा आकुंचन हो रहा है पूरा बॉडी में, तो उसमें सिराओं को ताकत देना, मतलब वेन्स को ताकत देना, आर्टरीज को ताकत देना, टेंडन्स को ताकत देना, लिगामेंट्स को ताकत देना, इसके लिए हम लोग ना त्रिभंग भस्म का प्रयोग रसायन के रूप में करते हैं। यह वाजीकर दवाई तो है ही, ये गर्भावस्था मतलब गर्भाशय को ताकत देता है, पुरुषों के जननेंद्रियों को ताकत देता है, उसके साथ में ही अगर हमने इसका प्रयोग अगर कर लिया स्नायुओं को ताकत देने के लिए, जैसे कि लिगामेंटल इंजुरी हो गया, लिगामेंटल स्कार हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर क्रोशेट लिगामेंट जो रहते हैं उसमें अगर कोई स्कार हो गया, उसमें इंजुरी हो गई, तो ना चलने को नहीं आता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। ऐसे कंडीशन में भी अगर हमने त्रिभंग भस्म का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि ना इसका फायदा क्या होता है कि ये शुक्र धातु को अच्छा करता है, शुक्र धातु जो रहता है वो बॉडी में रीजनरेट करता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग रसायन के रूप में कम मात्रा में अगर करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से अगर सिरा और स्नायु कंडरा अगर बहुत वीक है तो शरीर कांपने लगता है, थरथराहट होने लगती है बहुत ज्यादा, तो और यह शरीर झुक झुक के चलता है, कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उन सब में त्रिभंग भस्म का प्रयोग कर दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। त्रिभंग भस्म जो है ये वात दोष पे बहुत अच्छा काम करता है, वात और वात पित्त पे बहुत अच्छा काम करता है, रक्त धातु पे इसका बहुत अच्छा काम रहता है, मांस धातु पे, अस्थि धातु पे, शुक्र धातु पे इसका बहुत अच्छा काम रहता है, और पूरा नर्वस सिस्टम जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पर पूरी तरह से ये बहुत ज्यादा बल देता है, ताकत देता है, बृहण करता है, रसायन का कार्य करता है, इसलिए त्रिभंग भस्म का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से शुक्र स्थान पे स्त्रियों में गर्भाशय पे इसका काम रहता है, पुरुषों के अंडकोश में टेस्टिकल्स में बहुत अच्छा काम करता है। इसका प्रयोग और भी जगह करते हैं, मैं अपने सर के नोट से बता रहा हूँ, तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि यह किडनीज पे भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर किडनीज बहुत वीक है, वो फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर पा रही है और यूरिया क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उन सब में एक्यूट रीनल फेलियर या फिर सीआरएफ क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर ये हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, उसमें भी इसका नेफ्राइटिस हो गया, उन सब कंडीशन में भी त्रिभंग भस्म का प्रयोग करने से किडनीज को बल मिलता है, किडनीज को ताकत मिलती है और इसका फायदा होता है। अब यही चीज आप एलोपैथी के डॉक्टर्स को बताएंगे तो बोलेंगे अच्छा इसमें तो लेड है, नाग है,
तो इसका तो देना नहीं चाहिए, किडनी फेल होगा। लेकिन उनको ये समझाना चाहिए कि हम लोग ना शोधन मारण करके इसका प्रयोग कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसमें पुट कल्पना और मर्दन कर, मतलब संस्कार, जो भावना संस्कार देके फिर पुट देना, मतलब बिना ऑक्सीजन के जो हम लोग उसको भस्म बनाते हैं पुट देके, तो वह बायोलॉजिकली एब्जॉर्ब होने की ताकत दे देता है, और वह डैमेज नहीं करेगा किडनी को, उल्टा नेफ्रॉन्स को ताकत देके उसको ठीक करेगा, हील करेगा। ऐसा उनको समझाना चाहिए। अगर जो समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझने वाले होते हैं वो नहीं समझ सकते, उनको कितना भी बोलेंगे वो नहीं समझेंगे। इसी तरह से मधुमेह वाली जो संधियों के जोड़ों के दर्द होते हैं, कमर दर्द होता है, उन समय त्रिभंग भस्म का प्रयोग बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रमेह पीड़िकाएं जो हो जाती हैं, उसमें डायबिटिक वुंड्स होते हैं, शराबिका, एलर्जी, विनता, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे पीड़िकाओं के बारे में चरक संहिता में बताया, सुश्रुत संहिता में बताया, उसमें भी त्रिभंग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हील करता है, क्लेद को निकालता है, और हीलिंग जो रहता है, शुक्र धातु को अच्छा कर रहा है। स्थानिक शुक्र भी जो है, शुक्र पूरे शरीर में है, तो शुक्र जो पूरा वहां पे हील करने के लिए शुक्र धातु चाहिए, नए सेल बनाना, नए सेल शुक्र धातु बनाता है, इसलिए यह उसको जल्दी जल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज लाके उसको जल्दी जल्दी हील कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। यह भस्म जो रहती है त्रिभंग भस्म, यह वीर्यवर्धक रहती है, शुक्र धातु को बहुत अच्छा कर देती है। यह जनेंद्र के शिथिल नसों को ताकतवर बना देती है। जैसे मैंने कहा ना कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन, या फिर कभी कभी जब मैथुन करते हैं तो जल्दी ही वो थक जाते हैं, जिसको बोलते हैं सेक्स फटीग, या फिर क्या होता है कि एक बार शुक्र निकल गया तो उसके बाद में इरेक्शन ही नहीं होता, मन में काम वासना जो रहती है वो अतृप्ति की अवस्था में रहती है। तो उसमें अगर हमने त्रिभंग भस्म का प्रयोग कर दिया तो यह क्या करता है कि ड्यूरेशन बढ़ा देता है, मतलब मैथुन जो करना है, इंटरकोर्स करना है, उसका ड्यूरेशन भी बढ़ा देता है, जनेंद्रियों को ताकत भी दे देता है। और लोगों को यही चाहिए, मतलब पब्लिक की यही डिमांड है कि हमारा ड्यूरेशन बढ़े, तो इसलिए ना इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और स्वप्न दोष में तो मैंने बताया, प्री मैच्योर इजैकुलेशन में फायदा होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर रहा, ध्वज भंग की कंडीशन है कि इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो वो पुरुष जो रहता है वो नपुंसकता का अनुभव करता है खुद को, मतलब इरेक्शन ही नहीं होता। यह डायबिटीज की वजह से भी होता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, ऐसा कंडीशन होता है। उसमें भी अगर हमने ये कर दिया, मतलब त्रिभंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मैंने बताया कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स रहती हैं, आजकल का समाज जो है यह एकदम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। शादी की जरूरत नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, क्योंकि ऐसा एक्सपोजर दिमाग पे हो रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते। तो उसके वजह से जब समागम हो जाता है, इंटरकोर्स हो जाता है, तो उसके वजह से गर्भधारणा शक्ति कमजोर हो जाती है। पहले तो वो कर लेते हैं, बाद में उनको गर्भधारणा नहीं हो पाती है। मेरे एक फेसबुक में एक मैडम है, मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो कुछ कुछ बात पर्सनल होती है, तो वो लंदन की मैडम है, अंग्रेज है। तो वो एक बार मेरे से ऐसे ही बात करी थी, तो वो बोल रही थी कि मेरा ना ये अभी जो शादी में कर रही हूँ, उन्होंने फोटो दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा 61th ये है, मतलब बॉयफ्रेंड है, और इसके साथ मेरी शादी हो रही है। तो मैंने कहा कि पहले जो 60 लोग हैं आपके लिंक में, वो सब क्या हुए? बोले कि हम लोग ना लंदन में, मतलब वेस्टर्न कल्चर में शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, 30 साल तक तो हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ कर लेते हैं। वो मतलब प्राउडली ऐसे बता रही थी कि उसके हिसाब से बहुत प्राउडली काम था ये। तो वो बोल रही थी कि हम लोग 30 साल तक तो बहुत सारे लोगों के साथ, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ हम लोग कर चुके होते हैं, और उसके बाद में हम लोग लाइफ सेटल करने का सोचते हैं, तो फिर हमारी शादी होती है, शादी होने के बाद फिर हमारा डिवोर्स होता है, फिर हम शादी करते हैं, फिर डिवोर्स होता है, ऐसे करते करते 61th वो मेरा पार्टनर है जिससे मैं शादी कर रही हूँ। तो उसके बाद में मैंने कहा कि उनकी कितनी है, तो वो बोले कि उसका 31st है, मतलब 30 पहले लड़कियों के साथ उसका भी संबंध था, तो उसने 30 किया, इसने 60 किया, मतलब और फिर ये लोग का शादी हुआ। उसके बाद में मैंने अभी देखा तो उनका और भी ब्रेकअप होके, डिवोर्स होके, और फिर, और ये क्या है ना, भारत में डिवोर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पर कूलिंग पीरियड रहता है, यहाँ पे होम वायलेंस, IPC 498 बहुत सारे रहते हैं, और यहाँ के जितने कानून है ना स्त्रियों के साइड में डिवोर्स के मामले में अगर देखा जाए, और लंदन वगैरह जो है ना, वहां पे डिवोर्स जो है ना, पट मंगली पट ब्याह, वैसे ही पट आप साइन कर दीजिए, म्यूचुअल कंसेंट दे दीजिए, तुरंत ही डिवोर्स हो जाता है। वहां के लॉज बहुत इजी हैं, तो वहां पर ना एक तो शादी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती वहां पे। वहां तो पहले ही जैसे ही बच्चा जवान हुआ, वो माता पिता के साथ अलग रहेगा नहीं रहेगा, वो उसकी स्वतंत्रता है, गवर्नमेंट सारा खर्चा उठाती है, वो अगर नौकरी भी नहीं करता है तो पूरा गवर्नमेंट खर्चा उठाती है वहां पे, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है ना कि एक कॉमन बात है कि जल्दी जल्दी ना ये हो जाता है, पार्टनर्स चेंज होते हैं और मैथुन हो जाते हैं बहुत बार,
इंटरकोर्स हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन, और फिर बात की विकृति कितनी होगी। ऐसे ही यही कल्चर भारत में आ रहा है, वहां पर ठंडी का प्रदेश है, वहां ठीक है। जब यही कल्चर भारत में आ रहा है कि हर 6-6 महीने में बॉयफ्रेंड बदलना, ये इसमें केवल स्त्रियों की गलती नहीं है, पुरुषों की भी गलती है, बॉयज की भी गलती है, माता पिता की भी गलती है, हर तरह की से गलत है। समाज ही दूषित होते जा रहे हैं। और ऐसा कलयुग के बारे में बताया है कि धर्म का जो 1/4 भाग इसमें कलयुग में रह जाएगा, 3/4 भाग अधर्म रहेगा, 1/4 भाग रहेगा धर्म, बाकी तो सब दूषित ही दूषित है। ऐसे कंडीशन जब भारत में आ रही है, भारत जैसे देश में जब ये सब हो रहा है, तो उसमें गर्भ धारणा शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए तो इतने आईवीएफ सेंटर खुल गए हैं, वर्जिनिटी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है। तो इसीलिए ना गर्भ रहता नहीं है, या तो अबॉर्शन हो जाता है, या कंसीव नहीं कर पाती है। हमें ना एज ए डॉक्टर हमें यह हिस्ट्री भी निकालना जरूरी है। लोग नहीं बताते, हिचकिचाते हैं, अपना कैरेक्टर एसिसिनेशन कोई करना नहीं चाहता। लेकिन अगर इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं ना, तो ये हमें ना सीक्रेट रख के जानना चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, उसमें पता चलता है कि उनका पहले से हो चुका है, और वह मतलब अबॉर्शन करा चुकी है, या फिर वो कोई गोलियां खा के उसको मिस कैरेज जैसा करा चुकी है। ऐसा हिस्ट्री मिलता है, इसीलिए इनफर्टिलिटी होता है। एक यहाँ के जो थे महाराष्ट्र के पूला देश पांडे करके बहुत अच्छे बड़े ये थे, मतलब कविताएं लिखते थे, पूला देश पांडे करके। तो उनकी वाइफ जो थी ना, हमारे सर बताते हैं, जो जमदग्नि सर बताते हैं कि उनकी ये बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे, ब्राह्मण थे, और ये बहुत संस्कारी थे। और उनकी जो वाइफ थी ना, वो उस जमाने में टेनिस खेलने वाली थी, स्कर्ट पहन के टेनिस खेलने वाली, थोड़ा मॉडर्न की जमाने की थी। तो क्या हुआ कि उनकी शादी हुई ना, तो वो मैडम को नहीं चाहिए था, बच्चा नहीं चाहिए था, तो उन्होंने जाके अबॉर्शन करा दिया। वो अबॉर्शन की वजह से ट्यूबल ब्लॉक ऐसा बैठा, ऐसा हुआ कि जिंदगी भर उनको निसंतान हुए, मतलब बच्चे ही नहीं हुए। और यही चीज हमारे ग्रंथों में भी आया है कि मतलब ऐसे देवी देवताओं के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं जो मैंने पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ कि गर्भपात के लिए क्योंकि मैंने स्टडी किया है, मैं कोई भी पुराण लिया, उपनिषद लिया, उसको मैं साइंटिफिक रूप से देखता हूँ कि आयुर्वेद में क्या बताया है। अथर्ववेद में बहुत सारी वनस्पतियां बताई हैं कि ये हमारा यक्ष्म रोग के लिए काम करता है, ज्वर के लिए काम करता है। ऐसे पढ़ते पढ़ते मैंने पुराण और ये सब देखा, तो एक जगह ऐसा उल्लेख आया था कि याज्ञवल्क्य के उपनिषद या कोई तो ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा रेफरेंस, उसमें बताया था कि पार्वती माता दुर्गा देवी के संतान है, पार्वती माता के गणेश जी और कार्तिकेय संतान है। लेकिन कभी किसी ने सुना है कि लक्ष्मी माता और सरस्वती माता के संतान है? किसी ने सुना है क्या? उनके संतान के नाम बताइए आप लोग, अगर आप लोगों को मालूम है तो। अभी जब मैं ओपन करूंगा तब बताइएगा। तो ऐसा कहानी लिखा है कि अपने शास्त्रों में अबॉर्शन करवाना, मतलब बच्चा गिराना, इसको इतना गलत माना गया है हिंदू धर्म में। मतलब देवी देवताओं को ना एकदम अलाउड नहीं था, उनको माता का हम लोग देते हैं तो संतान उत्पन्न होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि ऐसे कहानी है कि ये दोनों जो थी लक्ष्मी माता और सरस्वती माता, ये प्रेग्नेंट हुई थी। तो इन लोगों को ना देवी बनना ही पसंद था, इन्होंने जाके अबॉर्शन करा दिया। तो जब विष्णु भगवान को पता चला, तो विष्णु भगवान ने शाप दिया कि आप दोनों कभी भी मां नहीं बनोगी इस दुनिया में, संसार की मां बनोगी, लेकिन अपने उससे कभी भी आप लोगों को संतान नहीं होगी। और जो पार्वती माता थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया था, तो उनको 2 संतान हुई। लेकिन उनको शाप मिला हुआ है। लक्ष्मी माता इतनी महान माता है, जो मतलब विष्णु भगवान की पत्नी है, लेकिन उनकी खुद के संतान नहीं है। सरस्वती माता के भी संतान नहीं है। वो जगत की माता है, देवी के रूप में हम लोग पूजते हैं, लेकिन उनको गर्भपात कराने की वजह से शाप मिला हुआ है कि उनको कभी भी संतान नहीं होगी। ऐसा तो मैंने जहां गर्भपात के बारे में पढ़ा था, तो मुझे ये पता चला। तो यही पूला देश पांडे की वाइफ थी ना, उन्होंने जब गर्भपात कराया, तो उनके ऐसा ट्यूबल ब्लॉक हुआ कि वो खुला ही नहीं। उन्होंने बहुत इलाज कराया, पूरा इलाज कराया, लेकिन कभी, और वो अभी है भी नहीं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, मतलब मृत्यु हो गई, उनको पूरी जिंदगी बच्चे नहीं हुए। तो ऐसे ही जब ऐसे कंडीशन में बार बार जब एबॉर्शन कराया जाता है, या तो फिर गर्भ धारणा नहीं होती है, गर्भ की पुष्टि नहीं हो पाती है, या तो वो प्राकृतिक रूप से हो या जानबूझ के कराया जाए। अबॉर्शन जब हो जाता है, तो उस ऐसे कंडीशन में अगर त्रिभंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। गर्भ को ना गर्भ प्रदान करने की, मतलब गर्भ को टिकाने की शक्ति आ जाती है, और वो कंसीव भी अच्छे से हो जाती है, और फिर बच्चा भी 9 महीने तक अच्छे से पलता है। इसलिए ना जब हम लोग गर्भ संस्कार करते हैं, उसमें त्रिभंग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से श्वेत प्रदर जब रहता है, जिस तरह से क्या होता है कि आजकल कॉस्मेटिक का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है,
और मतलब खान पान सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, तो रात्रि जागरण करना, दिवा स्वाप करना, कॉस्मेटिक का बहुत ज्यादा यूज करना, और फैशन के लिए बहुत सारे ऐसे केमिकल का प्रयोग करना, उसकी वजह से, या फिर क्या करना है कि बहुत एरोटिक मूवीज देखना, जो भी विकृति आ गई है समाज में, उसके वजह से क्या होता है कि वाइट डिस्चार्ज, मानसिक जितना भी ये रहेगा विकृति आएगा, उसका इफेक्ट गर्भाशय पे पड़ता है, और मन का तो पड़ता ही पड़ता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, थायराइड, ये सब इम्बैलेंस होते हैं, क्योंकि ऐसे चीजें देखा जा रहा है, पॉर्न वीडियोस देखना, एरोटिक वीडियोस देखना, एक्साइटमेंट वाली चीजें देखना। और हमारे धर्मशास्त्र में होता है कि पर पुरुष को देखना भी नहीं है, पुरुषों के लिए भी नियम था कि पर स्त्री को नहीं देखना है। लक्ष्मण जी ने केवल अपनी मतलब सीता माता के केवल पैर देखे थे, इतना उस समय पवित्र था, खुद की पवित्रता रखी जाती थी। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल मूवीज का जमाना आ गया, सब कुछ आ गया, तो इसकी वजह से जो श्वेत प्रदर हो रहा है, मानसिक विकृति की वजह से श्वेत प्रदर की तकलीफ इतना ज्यादा हो रही है, उसको हम उपप्लुता योनि व्यापक भी बोल सकते हैं, योनि व्यापक भी बोल सकते हैं, कफज रजोदुष्टि भी बोल सकते हैं। यह मानसिक बहुत ज्यादा उत्तेजना की वजह से भी, विकृत उत्तेजना जो जरूरत नहीं है, ऐसे जबकि बताया कि धारणीय वेग, काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, ये सबको धारण करना चाहिए। तो अगर मानसिक जो भी ये उद्वेग हो रहा है, चिंता, व्याकुलता, इन सबको नहीं रोका जा रहा है, उसका इफेक्ट हार्मोनल लेवल पे पड़ता है, और श्वेत प्रदर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो श्वेत प्रदर की कंडीशन में, जहां पे माइंड का दुष्टि है, रज और तम बढ़ने की वजह से, उसमें भी अगर हमने त्रिवंग भस्म का प्रयोग कर दिया जाए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मन को भी ठीक करता है, और वह संप्राप्ति को भी ठीक कर देता है, जिसके वजह से श्वेत प्रदर ठीक हो जाता है। इसीलिए ना, और क्या होता है कि जब स्त्राव ज्यादा आने लगते हैं, तो बैक पेन होने लगता है, कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है, भूख कम हो जाती है, और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, कटिशूल होता है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो 20 प्रकार के प्रमेह रोग बताए हैं, कफज के 10 हो गए, पित्तज के 6 हो गए, वातज के 4 हो गए, उसमें अगर हमने शिलाजित के साथ इसका प्रयोग कर दिया, एक रत्ती की मात्रा में अगर त्रिभंग भस्म दे दिया, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। धातु क्षीणता को ठीक कर देता है, दुर्बलता को ठीक कर देता है, इंसान को ताकत आ जाती है, शुक्र धातु अच्छा बनने लगता है। इसलिए हर तरह के प्रमेह में त्रिभंग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नहीं तो क्या होता है कि डायबिटीज में भी ऐसा कंडीशन रहता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, स्त्री का केवल सोच लिया तो शुक्र निकल जाता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हम लोग जा रहे थे बस में, तो हमने एक, मतलब उन्होंने ऐसा पर्सनल बात बताया, तो ऐसा बताया कि हमने एक किसी लेडी को देखा, उसको देखते ही हम इतना ज्यादा एक्साइट हो गए कि हमारा पैंट में ही लीक हो गया, बस में ही लीक हो गया, सोचिए। मतलब इतना इतना उनका शुक्र धातु इतना पतला हो गया कि वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते, बस में भी हो गया, कभी कहीं भी कोई मूवी देखते देखते हो गया, फोन पे बात करते करते हो गया, चैटिंग करते करते हो गया, ऐसे इतना मन, मतलब इतना मन कमजोर हो गया कि शुक्र कभी भी निकल जा रहा है। तो इसको मतलब ये जो वीकनेस आ जाती है, इसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। तो उसमें त्रिभंग भस्म को अगर हमने आंवले के रस के साथ दे दिया, या फिर जाति फल के साथ दे दिया, जो शुक्र स्तंभक कुछ दवाइयां उसके साथ में अगर दे दिया ना, तो फिर बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से मुक्ता, अगर बहुत ज्यादा हीट बढ़ा हुआ है शुक्र की वजह से, तो मुक्ता पिष्टी के साथ दे दिया, च्यवनप्राश, जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनको च्यवनप्राश के साथ दे दिया, मुक्ता पिष्टी के साथ दे दिया, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर गर्भ धारणा भी नहीं हो रही है स्त्रियों में, उनमें भी अगर अलग अलग अनुपान के साथ इसका प्रयोग कर दिया जाए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मधुमेह में, जिसको डायबिटीज मेलिटस है, उसको गुड़मार का चूर्ण के साथ, या जामुन की गुठली, या फिर जो मैं अपना फॉर्मूला बताता हूँ कि बेलपत्र, नीम की छाल, उन सबके साथ अगर दे दिया जाए, तो धातुओं में ताकत ला देता है, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। नपुंसकता अगर है, तो मक्खन के साथ, या मलाई, दूध का जो ऊपर का मलाई रहता है उसके साथ अगर सेवन कर दिया जाए, तो नपुंसकता में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर श्वेत प्रदर है, तो श्रृंग भस्म के साथ, श्रृंग भस्म एक रत्ती और एक रत्ती त्रिभंग भस्म, ऐसे सुबह और शाम एक एक रत्ती, मतलब दो दो रत्ती, दोनों मिला के अगर दे दिया जाए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या होता है कि अगर ना जिन लोगों को ना अल्पायु में ही, जैसे पहले के जमाने में ये होता था, राजस्थान जैसे जगह पे बाल विवाह हो जाता था, कम एज में ही शादी हो गए और जल्दी ही बच्चे हो गए, और जल्दी जल्दी बच्चे होने की वजह से गर्भाशय कमजोर हो जाता था। आजकल तो बाल विवाह नहीं है, नहीं होता है। वैसे कंडीशन में भी ग्रंथों में बताया गया है कि गर्भाशय बहुत ज्यादा वीक होता है, जो मल्टी पैरा स्त्रियां रहती हैं, कम एज में जल्दी जल्दी बच्चे होना, क्योंकि शादी जल्दी हो जाती थी राजस्थान में, तो ऐसे जगह में भी गर्भाशय को ताकत देने के लिए त्रिभंग भस्म का प्रयोग किया जाता था,
बहुत अच्छा फायदा होता है। आजकल क्या हो रहा है, वो प्रेग्नेंट तो हो जाती है लेकिन अबॉर्शन का रेट बहुत बढ़ गया है। ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग डिस्कस करेंगे। जी एक बार चेक करके देखिए आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? एक बार चेक करिए। जी हो पा रहे हैं। आप लोग त्रिभंग भस्म का प्रयोग कैसे करते हैं, कृपया बता सकते हैं क्या? जो लोग करते हैं त्रिभंग भस्म का प्रयोग चिकित्सा में, कुछ अनुभव है तो अनुभव बताइए कृपया। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी आप करती हैं? हाँ प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम। प्रमेह के रोगियों में ही बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। प्रमेह के रोगियों में हम यूज करते हैं सर, लिकोरिया में भी देती हूँ। तो कैसा रिजल्ट आता है, कितने दिन में हाँ रिजल्ट सर, आता है? प्रमेह के रोगियों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। त्रिभंग भस्म हमेशा एक ड्रग ऑफ चॉइस रहता है प्रमेह के रोगियों के साथ। और जो भी स्त्री रोग होते हैं उसमें भी त्रिभंग भस्म में डालती हूँ। जैसे कि जहाँ पर इनफर्टिलिटी के लिए भी ट्रीट करते हैं हम, वहाँ भी हम जो भी आपने बताया कि उसका रीजन जो है वो अब बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि वो जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सभी को ताकत प्रदान करता है, इसलिए वो इनफर्टिलिटी जो लेडी पेशेंट्स में है उसमें वर्क करता है। हाँ जी। उसमें काफी अच्छा यूज होता है इसका। हाँ डॉक्टर रवि कुमार जी आप बताइए अपना अनुभव। डॉक्टर रवि कुमार जी। सर प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। बीपीएस में भी सर हम लोग देखते हैं पेशेंट को रिस्पांस आता है सर जो। हाँ क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को अच्छा कर देता है। जी जी सर। हाँ वो पूरा इम्बैलेंस जो हुआ है वहाँ पे हार्मोन्स उन जी सबको जी ठीक कर देता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। जी सर। और किसी ने यूज किया है तो बता सकते हैं। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी आप यूज करती हैं क्या अपने प्रैक्टिस में? जी सर, नमस्कार सर। जी सर, बहुत ज्यादा यूज होता है जनरली प्रदर में, और इसके अलावा जो हमारा इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, हमें तो लगता है किसी मतलब इसके बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन पूरा नहीं होता। जी प्रदांतक हाँ लोह के साथ भी ऐड करते हैं, और पुष्प धनवरस के साथ भी ऐड करते हैं, अभ्रक भस्म के साथ भी ऐड करते हैं। कई ऐसे बने हैं पेशेंट के अकॉर्डिंगली, लेकिन त्रिभंग भस्म अक्सर ऐड होता है और बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। त्रिभंग जी भस्म के बिना प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होता सर, बहुत अच्छा असर भी मिलता है। जी। और डॉक्टर आकांक्षा जी आप यूज करती हैं त्रिभंग भस्म? डॉक्टर आकांक्षा जी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसा रिजल्ट जी आता सर है? बिल्कुल, जैसा मैम ने बताया, इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में और मेल पेशेंट्स में जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनमें काफी मैं यूज किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहते हैं सर। जी सो मतलब और फीमेल पेशेंट्स में भी मतलब सारे डिसीजेज में कहीं ना कहीं ड्रग ऑफ चॉइस एक रहते ही है और बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। और क्या, और कोई बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी संत कबीर नगर के, डॉक्टर विकास कुमार जी आप कुछ यूज करते हैं क्या त्रिभंग जी सर, भस्म? यूज होता है। ये इम्पोर्टेंसी में यूज करते हैं, शुक्र अनैच्छिक शुक्रस्राव हो जाता है उसमें करते हैं। और ये बहुमूत्रता होती है तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, और ये लिकोरिया में इस्तेमाल करते हैं, सब में तो इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी। शुद्ध त्रिभंग भस्म का प्रश्न पूछते हैं कैसा होता है, तो मतलब यहाँ जो बनता है वो थोड़ा पीलापन, क्योंकि हल्दी के भावना दी रहती है ना, यहाँ जो बनता है वो हल्दी के भावना वाला रहता है, इसलिए वो पीलापन लिए रहता है त्रिभंग भस्म। आपके उधर कैसा मिलता है पता नहीं है, हमारे पास जो बनता है महाराष्ट्र में तो थोड़ा सा पीला रंग का रहता है। पीला है, कुछ ऑरेंज हल्का हल्का कलर जैसे और कोई होता है। लोग हाँ हाँ, पूरा येलो नहीं, कुछ थोड़ा सा, क्योंकि कुमारी और हल्दी का भावना रहता है। सर दूध पाक प्रेशर का टैबलेट फॉर्म में भी आता है सर, पर कुछ जो है हल्का ब्राउनिश तो ब्लैकिश कलर होता है सर वो। जी, आप ना मेल इनफर्टिलिटी हुआ या फीमेल इनफर्टिलिटी हुआ उसमें आंख बंद करके इसका प्रयोग करिए और रिजल्ट बताएगा। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम इसके बिना हो ही नहीं सकता प्रयोग। जी। और कोई पीसीओडी में भी यूज हो सकता है क्या? हाँ, पीसीओडी में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है और वहां पे ग्रोथ नहीं हुई है, अंजना मैडम आप बताएंगी क्या पीसीओडी में यूज हाँ होता है सर, क्या? हाँ, पीसीओडी में हम लोग यूज करते हैं। पीसीओडी में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, क्लेदिता को दूर कर देगा, और हमारा जो ओवेरियन टिश्यू है, जो फॉलिकुलर टिश्यू है, उसको बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ देगा। और जब फॉलिकल को स्ट्रेंथ देगा तो ओवम की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छे से बनती है, और ओवेरियन रप्चर में भी इसकी हेल्प मिलती है। और दूसरा प्रैक्टिकली ऐसा बात देखा कैसे गया काम है। करेगा मैं बताता हूँ। अब क्या है जी पीसीओडी का मतलब क्या है कि इमेच्योर फॉलिकल से जाके तो सिस्ट बन रहा है वो, मतलब वो इमेच्योर ही है ना, अंगूर जैसा ऐसे ऐसे सिस्ट, पानी भरा हुआ सिस्ट बन रहा है।
तो वो मतलब इमैच्योर फॉलिकल से जाके सिस्ट बन रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस है वही प्रोसेस को ठीक कर देता है त्रिभंग भस्म, क्लेद को दूर कर देता है, तो वो सिस्ट बनेगा ही नहीं, और जो बना है उसमें से पानी निकल जाएगा, क्लेद निकल जाएगा, तो अपने आप ही वो ठीक, मतलब वो जो मूल कारण है वो उस पे ही काम करता है, वो ठीक हो जाते हैं तो नॉर्मल ओवा निकलने लगता है, और पीसीओडी को रिकवर करने में इसका बहुत अच्छा महत्व रहता है। सर एक क्वेश्चन ये, सर इसको हम कितने मंथ तक, इसके 3 मंथ फिर 6 मंथ, कितने मंथ तक भी रेगुलर यूज कर सकते हैं? कंटिन्यू दे सकते हैं। हमने एक बार सर से पूछा था कि सर इसको कितना दिन तक देना चाहिए, तो सर ने कहा कि इसको कंटिन्यू देना चाहिए, और बॉडी को जितना चाहिए उतना ले लेता है, जो नहीं चाहिए वो निकल जाता है, मतलब यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू निकल हाँ जाता तो है। सर, हाँ सर, हम डायबिटिक पेशेंट जिनमें भी किडनी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसमें भी बिल्कुल बिना डर के दे सकते हैं ना इसको? हाँ बिल्कुल, आपका बस ये शुद्ध रहना चाहिए त्रिभंग भस्म, मतलब उसमें पुट दिया हुआ चाहिए अच्छा सा। सर हम खुद तो नहीं बनाते हैं, जो रिनाउंड कंपनीज है उन्हीं आप का जो भी लेते हैं। लेते हैं वो अच्छा से होना चाहिए। मतलब कंपनीज भी आजकल तो बहुत सारा एसपीटीएलसी टीएलसी ये पूरा क्रोमेटोग्राफी करके ही मार्केट में लाती है, उनपे भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, तो आप जो भी ला रही हैं तो उसका ऑथेंटिकेशन हुआ रहना चाहिए। जी ठीक। डॉक्टर गौरव कुमार जी, आप कुछ बोलेंगे? प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए सर। सर डॉक्टर अंजना मैम ने सुबह एक जब हम योनि व्यापत कर रहे थे उन्होंने ना एक क्रम बताया था कि वो कैसे चिकित्सा करते हैं, प्लीज प्लीज वो रिपीट कर सकते हैं? डॉक्टर अंजना मैडम जी, आपसे प्रश्न है। सर आवाज क्लियर नहीं आई इनकी, फिर से बताएंगे प्लीज? डॉक्टर अंजना आवाज मैम, क्लियर। डॉक्टर गौरव कुमार जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ जी, मैं डॉक्टर व्यापत में एक क्रम प्री मेंस्ट्रुअल आप क्या देते हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, आवाज एकदम क्लियर नहीं हो रही। किस डिजीज के बारे में पूछ रहे हैं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। चैट करिए, तो चैट से पूछिए तो हम बताएं। हाँ चैट कर दीजिए। मैं वो ये पूछ रहे हैं, जब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हम करते हैं तो वो प्री ओवुलेशन फेज में क्या देना है, ओवुलेटरी फेज में क्या देना है, और पोस्ट में प्री मेंसेस फेज में क्या देना है, वो ये जो आपने आज सुबह सीक्वेंस बताया था ना शायद मेडिसिन का, वो पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो मैंने कल बताया था, कल जो शाम वाला हाँ कल शाम की मैंने समय बताया था। हाँ हाँ, तो उसमें सबसे पहले जैसे पेशेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो है, जनरली अगर हम देखेंगे तो उसका बॉडी मान इंडेक्स पे भी हम जाएंगे, उसका वेट कितना है, उसका हाइट कितना है, और उसकी जो प्रकृति क्या है, देश काल व्यवस्था के हिसाब से, पथ्य के हिसाब से अगर हम करेंगे तो ज्यादा सक्सेस मिलती है। थोड़ा कंसंट्रेट होना पड़ता है, क्योंकि हम जो देखते हैं कि हमारे दोष कहाँ, हमारे जो किस दोष पे हमें काम करना है या उसकी प्रकृति किस तरह की है। तो जैसे हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी के भी कई कई फैक्टर है ना। हम फैलोपियन ट्यूब पे काम कर रहे हैं, कि हम एंडोमेट्रियम टिश्यू पे काम कर रहे हैं, कि हम जो है वो पीसीओडी पे काम कर रहे हैं, या ओव्यूलेशन ओवम बन भी जा रहा है तो वो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। सर तो ये सबका अलग अलग होता है। वैसे जो मैंने कल बताया था, तो कल बात हो रही थी वो यही हो रही थी कि ओव्यूलेशन और पे डिपेंड कर रहा था कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। या पीसीओडी के पेशेंट पे हम लोग कल डिस्कस किए थे थोड़ा सा शाम को। तो सबसे पहले उसमें हमने यही बताया था कि अब पेशेंट को जो है स्टार्टिंग हमें वही करनी है कि जब उसको पीरियड्स होने हो जाते हैं 2 या 3 दिन 4 दिन के बाद 5वें दिन से हम जनरली ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं। तो उससे पहले पेशेंट को दीपन पाचन हम लोग देते हैं, और दीपन पाचन के साथ संध्या विरेचन भी दिया जाता है, जिससे कि उसका जो दोष है वो अच्छे से, पित्त दोष अच्छे से हो जाए और वातानुलोमन अच्छे से हो जाए। उसके पश्चात हम अगर पुष्प धन्व रस, साथ में अभ्रक भस्म, जैसे त्रिवंग भस्म, इसके अलावा कुकुटांतक भस्म, इस तरह से कुछ हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, और उसको हम पीरियड के 5th डे से शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद बस्ती, हम मात्रा बस्ती दे रहे हैं, और 7th 8th 9th डे उत्तर बस्ती का भी प्लान करते हैं। देन जो हम 9th डे तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद हम नाग केसर चूर्ण को भारंगी कषाय के साथ देते हैं। और उसके जो वो 5 दिन देने के बाद, 9 से 14 दिन देने के बाद, फिर हम फलघृत के साथ कुछ रसायन को ऐड करते हैं। और साथ में हम अपना ये त्रिवंग उसको चलाते रहते हैं, अभ्रक चलाते रहते हैं। साथ में अगर पॉसिबल होता है, पेशेंट ले लेता है तो या तो फिर हम सर्वसन मालती पे भी ले लेते हैं, नहीं तो शताब्दी घृत पे आ जाते हैं या फलघृत पे आ जाते हैं। और इस तरह से पेशेंट का हम पूरा प्री ओव्यूलेशन, पोस्ट ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन और
इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन मैनेज करते हैं। क्लियर हुआ होगा सर आपको कुछ? हाँ मैम, जी मैम, थैंक यू। जी सर, थैंक यू मैम। नमस्कार सर। थैंक यू। जी जी जी। नमस्कार सर। हेलो सर बताइए, सर बताइए। सर, त्रिभंग भस्म के साथ ध्वजभंग के केस में और क्या दे सकते हैं, और इससे पहले आम पाचन कराना चाहिए क्या? हाँ चलाना चाहिए। आम पाचन तो बेसिक रहता है आयुर्वेद में, आम पाचन तो करना ही चाहिए। और साथ क्या ऐड करना चाहिए सर त्रिभंग भस्म के साथ? अब कौन सा कंडीशन कौन सा है, क्या बीमारी क्या है? ध्वजभंग सर, ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उसमें तो शुक्र वल्लभ रस अच्छा काम करता है। शुक्र वल्लभ रस हो गया, मनमत रस हो गया, फिर उसके बाद में रसेंद्र काम चूड़ामणि रस। ठीक है, हाँ थैंक यू सर। जी। और आप लोग थोड़ा ब्रेक लेने देंगे, फिर हम लोग मिलते हैं 8 बजे। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। प्रणाम जी सर। सर, जी सर, जी नमस्कार। सर। थैंक यू सर।